हाँ भाई, क्या हाल है? होमवर्क कंप्लीट है? कितने स्टूडेंट्स का अप टू डेट चल रहा है? मैंने पूछा चल रहा है। कितने लोगों का चल रहा है? पूरा फिजिक्स का अभी तक डब्ल्यूपी में जितना भी होमवर्क मिला कंप्लीट किया है? ओके, ग्रेट। लाइए भाई, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शीट दीजिएगा। एक्सरसाइज O1। आई थिंक 15 तक तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। बातचीत बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, आपस में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। जो भी डिस्कशन करना है मेरे साथ करिए। क्लियर है भाई? चलिए। यस, क्वेश्चन नंबर 16। 16। किसी को डाउट है? हो गया ये? कैसे किया भाई? खड़े हो जाओ। यस यू। हाँ, कैसे किया है? देखिए यहाँ पर पावर कांस्टेंट दी हुई है। तो कल एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि अगर पावर कांस्टेंट है तो अगर मैं वर्क डन पूछूं टी टाइम में, वर्क डन, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? P इंटू टी, क्योंकि पावर है एनर्जी सप्लाइड या वर्क डन पर सेकेंड, उसको टी से मल्टीप्लाई कर दो। इसको डायरेक्टली किसके बराबर कर देंगे? हाफ एम वी स्क्वायर के। तो अगर आप यहां से देखें तो जो v की वैल्यू आ रही है वो, ये सब तो कांस्टेंट है, सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? c इंटू टी की पावर 1/2। ये एक्सप्रेशन हम कल निकाल चुके हैं। लेकिन यहाँ वेलोसिटी के बारे में चर्चा नहीं की गई है। यहाँ किसके बारे में की गई है? डिस्टेंस के बारे में। और डिस्टेंस की चर्चा करेंगे तो v को क्या लिखेंगे? dx बाय dt। तो dt को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ऐसे लिखूंगा c t की पावर 1/2 इंटू dt। नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट गिवन एक्सप्रेशन, अगर x निकालना है तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आपको आता होगा, ठीक है? t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय c। मेरे को सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। तो प्रोपोर्शनलिटी किसके बराबर आ रही है? 3/2। क्या क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा ध्यान से। 17 में बोला गया है कि जो रिटार्डेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। रिटार्डेशन मतलब ए, प्रोपोर्शनल मतलब हम लिख सकते हैं माइनस के सी इंटू एक्स। माइनस क्यों लगाया? रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन की ये वाली आ रही है, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं जो फोर्स होगा वो भी एक्स के प्रोपोर्शनल ही होगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? इसको एम से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस के सी एम इंटू एक्स। ये कांस्टेंट है, इसको मान लो क्या मान लिया? के एक्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है जैसा स्प्रिंग फोर्स होता है। लग रहा है बेटा? सहमत हो? क्या स्प्रिंग फोर्स भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, मिलता जुलता? ठीक है। हमसे बोला लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? हाँ,
क्या तुम इस फोर्स का वर्क बता सकते हो? क्या लिखोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी देखनी है बस। हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल। यही लॉस है। ये लॉस किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? एक्स के या एक्स स्क्वायर के? एक्स स्क्वायर के। नहीं आया समझ? क्वेश्चन नंबर 18, इंस्टेंटेनियस पावर। किसी टी टाइम पर पावर पूछी जा रही है, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। कल अपन लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, जल्दी बताओ क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या ये होता है भाई? जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक पार्टिकल जो बॉडी मास है m, वो रेस्ट से v1, मतलब पहले वो रेस्ट पे थी, लेकिन v1 स्पीड उसने अचीव कर ली कितने समय में? t1 समय में। क्या मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? क्या एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं यहां पर लगाऊंगा कौन सी इक्वेशन? v फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल प्लस a इंटू t1। पक्का? क्या मेरे पास यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा डायरेक्टली v1 अपॉन t1? बेटा जिसको एक्सेलरेशन पता है, क्या वो किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकता है? तो मेरे को निकालना, ये तो वेलोसिटी t1 टाइम पर है, t1 कोई पर्टिकुलर टाइम है, लेकिन किसी जनरल टाइम t पे निकालनी है बेटा। किस पे निकालनी है? जनरल टाइम t पर। तो किसी जनरल टाइम t पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं लिखूंगा इनिशियल कितनी थी? 0। एक्सेलरेशन कितना है? इंटू t। क्या ये वेलोसिटी आ गई? मुझे लिखना है पावर। पावर बताना क्या होता है? फोर्स इंटू फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या मेरे पास एक्सेलरेशन है? क्या इसको मास से मल्टीप्लाई करते फोर्स आ जाएगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा, m इंटू ए की वैल्यू कितनी है? इंटू v। क्या v ए लिखा हुआ है? ये पुट करूंगा v1 t1 तो सेम है। खत्म। नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 19। 19 भी आसान है भाई, थोड़ा सा समय दिया करो क्वेश्चंस पर, ऐसे कैसे काम चलेगा? इफ अ पावर आउटपुट फ्रॉम द इंजन इज डबल। एक बात बताना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड दिया हुआ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं फोर्स बराबर के बी, लिख सकता हूं? पक्का? पावर निकालिए, पावर। पावर क्या होता है? फोर्स की वैल्यू क्या है? तो कितना आ गया? नहीं आया समझ? पावर डबल करिए, पावर डबल करिए तो स्पीड को कितना टाइम्स करना पड़ेगा? देखो, पावर के वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड को v से √2v कर दूं तो पावर p से। क्या समझ आ रहा है? खत्म। यही तो है। आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता इसके अलावा इस पूरे ओवन में कोई क्वेश्चन बचा हुआ है। पक्का? देखो भाई, मेरी तरफ से हर एक क्वेश्चन जो तुमने डाउट पूछा था मैंने यहाँ डिस्कस किया है। किया या नहीं किया? ठीक है, तुमने चाहे आसान हलवा सवाल पूछा हो, चाहे अच्छा सवाल पूछा हो, कोई भी पूछा हो, लेकिन मैंने तुम्हारा हर डाउट क्लियर किया है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी मुझसे एक्सपेक्टेशन थी जो मैंने फुलफिल कर दी। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है वो तुम्हें समझ आ गई होगी। इसका मतलब कि जिस तरीके से मेरे को ओवन का एक एक क्वेश्चन टिप्स पर है ना, तो मुझसे पूछते हो ऐसा होता है मुझे सोचना पड़ रहा है, नहीं, बताता हूं ना, उसी तरीके से ओवन का हर क्वेश्चन तुम्हारे किस पे होना चाहिए? टिप्स पे होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। O2 चल रही है ना बेटा पढ़ाई? इस हफ्ते मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी रगड़ के, क्योंकि अगले हफ्ते क्या है? जश्न है। क्या है? जश्न है। O2 क्वेश्चन नंबर 1, क्लास नोट्स को पढ़ा करो। ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं ना तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि दावत ठोक करके बोल सकता हूं कि लगभग 70 to 80% सवाल तो तुमसे हो ही जाएंगे। ये मैं नहीं बोलता, ऐसा स्टूडेंट का रिव्यू है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन 1 है ये होना चाहिए था, अगर आप क्लास नोट्स को बहुत तमीज से पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे हर स्टेटमेंट के पीछे कोई ना कोई बात छिपी होती है जो कि आप सुनते नहीं है।
लास्ट में जब WP में लास्ट में एक पावर का क्वेश्चन कराया था, तो जरा ध्यान से देखना, उस पावर के क्वेश्चन में मैंने कुछ आपको बात बताई थी। ये पहले ये बात बताओ, ये किसका ग्राफ है? P वर्सेस X का ग्राफ है। तो P वर्सेस X का ग्राफ आपको क्या देता है, उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। यहां पर हमें यह दिया हुआ है कि X बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है? 0 नहीं है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। 1 मीटर पर सेकेंड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है कि X बराबर 10 पर वेलोसिटी क्या होगी। एरिया अंडर द PX कर्व क्या देगा? सर मुझे तो याद नहीं रहता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। P बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को x के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? इंटू वेलोसिटी। कैसे लिखा जा सकता है? P dx का इंटीग्रल बराबर m v स्क्वायर dv। क्या कुछ समझ आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये एरिया निकालना आता है? मैं अब ये तो मुझे नहीं आता, तुम्हें आता हो तो निकाल लेना। इसका जो भी एरिया आएगा बराबर m v स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, हाँ, v क्यूब बाय 3। पक्का? लिमिट लगानी है। x बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? कब निकालनी है? 10। कितनी है? v नहीं पता, तो यहां पर हम लिखेंगे v क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये आएगा एरिया। ये क्या आएगा बेटा? एरिया अंडर द कर्व। क्या सॉल्व हो जाएगा? क्या मैंने कल भी यही एक्सप्रेशन यही कहीं लिखा था? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। यहां पे जो फोर्स है वो फोर्स किसी वन डायमेंशन के अलोंग नहीं लग रहा, फोर्स 3D में लग रहा है। क्या लग रहा है? 3D में लग रहा है। तो उस फोर्स का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट दिया हुआ है। हमें ये बताया गया कि पार्टिकल को हम टू रीच अ पॉइंट बी, ए से बी लेके गए। कहां से कहां ले गए? ए से बी ले गए। तो हमें ये निकालना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा। तो हमें इंडिविजुअली हर ग्राफ का एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एरिया। ठीक है, और फिर उनको सम करना होगा। लेकिन बी केयरफुल, एरिया उतना ही निकालोगे जितने में पार्टिकल मूव किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला वाला कर्व देखो ध्यान से, देख पा रहे हो? एक बात बताना, पार्टिकल को कहां से कहां लेके गए? 0, 5, 12 से कहां ले गए? 8, 20, 0। क्या यही लेके गए? कितने स्टूडेंट्स हैं जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सवाल सही हुआ था? ओके ग्रेट। देखिएगा ध्यान से, x को देखो, x कितना हुआ? 0 से 8, यही हुआ है ना? ग्राफ देखो पहला वाला, क्या फोर्स के x कंपोनेंट का ग्राफ दिया हुआ है क्या? अरे दिखाई दे रहा है बेटा? तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये 10 है, ये एंगल है 37। कितना है? 37। ये ग्राफ हम वहां तक इंटरेस्टेड है जहां तक x की वैल्यू क्या हो जाए? 8। कितनी हो जाए? 8। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है? 8। अगर ये एंगल 37 है, समझदार हो, तो ये कितना है? 6। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 16। ये उन्होंने दी हुई नहीं है, ये हमें खुद अपनी बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एरिया चाहिए। कहां से कहां तक का चाहिए? 0 से 8। तो ये जो कर्व बेटा दिख रहा है, देख पा रहे हो? अरे नहीं दिख रहा सर, हमें तो कुछ और ही दिख रहा है। इस कर्व का नीचे वाला एरिया, ये वाला, क्या ये एक्स कंपोनेंट का वर्क दे देगा? नहीं आ रही बात समझ? तो हमें एक्स कंपोनेंट का वर्क पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। ये तो 1/3 काम हुआ है। कितना हुआ है? 1/3। अब जरा इसी तरीके से y को देखो। y में कहां से कहां चेंज किए? 5 से 20। कहां से कहां? 5 से 20। अब देखना, यहां पे तुम्हें एरिया जो लेना है वो आपको x बराबर 5 से लेकर के x बराबर 20 तक का लेना है। लेकिन अब तुम कहोगे अरे सर वो तो ग्राफ दिया ही नहीं है, तो आपको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। क्या देख पा रहे हो ग्राफ को? यहां पर ये वैल्यू कितनी दी हुई है? 15। लेकिन y कोऑर्डिनेट कहां तक गया है? 20 तक। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू होगी कितनी? 20। ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। अगर मैं आपको इसके करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू पूछूं तो निकाल पाओगे? इसको मैथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ्स। कैसे? अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है। क्या tan अल्फा बराबर होगा? पता ना यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/3।
पक्का? ये डिस्टेंस कितना है? 5। तो देखना जरा, tan अल्फा की वैल्यू यहां लिखने जा रहा हूं 20, आ रहा है समझ, बटे 15। वंडरफुल। यहां पे मान लो ये वैल्यू कितनी है, f बटे ये कितना है 5। कितना है यहां से f? हाँ 20/3, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब लोग यहाँ पे पता है क्या गलती कर देते हैं, वो पूरा एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन आपको पूरा एरिया नहीं निकालना, आपको यहाँ पर x बराबर 5 से 20 का निकालना है। अब सर ये कैसे निकालूं, सॉरी फॉर दिस, आई कांट हेल्प यू। ठीक है, क्या निकाल पाओगे, लेकिन बी केयरफुल, नीचे क्या करोगे, माइनस करोगे, ऊपर वाला क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है, y बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स नेगेटिव है, तो ये याद रहेगा। इस तरीके से हमने निकाला y कंपोनेंट। अब आते हैं z पे, किस पे आते हैं, z पे। z में 12 से 0, कहां से कहां, 12 से 0, तो आपको वहां पे 12 से 0 पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो 12 तक तो दिया ही है। लेकिन बी केयरफुल, लोग कहते हैं कि यहां पे वर्क डन नेगेटिव होगा, खेल गए। z कंपोनेंट का वर्क डन नेगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों सर, वो तो एरिया नीचे है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आप 12 से 0 गए या 0 से 12 गए? 12 से 0, सिर्फ z को देखो, किसको देखो, z को। तो अलोंग द z एक्सिस, अलोंग द z एक्सिस, जब आप 12 से 0 जा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव z एक्सिस या नेगेटिव z एक्सिस है? मुझे जब भी वर्क डन का साइन देखना होता है तो मैं कैसे चेक करता हूं, जल्दी बता दो। क्या मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखता हूं? तो बेटा मान लो ये मेरी z एक्सिस है, ये रही, मान लो ये रहा 12 और ये रहा 0, मैं इधर जा रहा हूं, अरे जा रहा हूं, किस तरफ जा रहा हूं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव z या नेगेटिव z? नेगेटिव z। जरा ध्यान से देखना ग्राफ को, तीसरे वाले को, फोर्स y कंपोनेंट पर है ना, जो फोर्स है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है? तुम मुझे खुद बताओ, वर्क डन पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? पॉजिटिव लोगे। ये गलती हो जाती है, थोड़ा मेहनती क्वेश्चन है, करना पड़ेगा, करोगे, हो जाएगा सॉल्व। कल मुझे नोट्स में चाहिए तुम्हारे क्वेश्चन, जिन लोगों से नहीं हुआ है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, इधर तो सारे हो चुके हैं, आई थिंक सारे हो चुके हैं ये तो। O2 कंप्लीट, O2 कंप्लीट, निपट गई है, तुम्हारी तरफ से निपट जाएगी, ओके। एक एक सवाल चाहिए भैया कमांड पर, परफेक्शन के साथ काम होगा, प्लस माइनस की 1% भी गुंजाइश नहीं है, याद रखना। अगर इस बैच में पढ़ना है तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो फॉलो करनी होंगी। अगर तुम्हें अपने हिसाब से पढ़ना है तो बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, कहीं भी जाकर के पढ़ लेना। 1%, कितना, 1% भी गुंजाइश नहीं है। कल टॉक शो देख के आए थे, कुछ समझ में आया? 1% इधर या इधर, सीधे बाहर फेंका जाओगे, ठीक है। इसीलिए परफेक्शन का मतलब समझते हो, परफेक्शन का मतलब है एक एक क्वेश्चन तुम्हारा कमांड पे होना चाहिए, तब जाकर के तुम एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होगे। अगर तुमने थोड़ा भी लापरवाही करी कि क्या फर्क पड़ता है 2 क्वेश्चन कम करने से या 4 कम करने से, तो याद रखना उतना ही फर्क पड़ता है जितना इस रैंक में फर्क दिखेगा तुम्हें। कितनी है ये, कितनी है ये, क्या फर्क पड़ता है, 2 ही 0 तो है बस। ये तुम्हारा छोटे छोटे एफर्ट्स जो है ना, वही डिसाइड करेंगे कि तुम कितना अंदर आने वाले हो, ठीक है। 2 लाख पे होगे ना, तो एक एक स्टेप डिसाइड करेगा कि तुम कहां तक पहुंच पाओगे। तो याद रखना, जितना भी क्लास में डिस्कशन हो रहा है उसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो शीट रेस एससीवी में फालतू के क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा के आपको जा रहा है। हमें शीट बनानी है सपोज, और मेरे को लिमिटेशन है कि मुझे सिर्फ 200 ही क्वेश्चन डालने हैं, ऐसा भी नहीं है कि 2000 डाल दूं, कोई किताब थोड़ा ना लिख रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही डालने हैं जितने में पूरा सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और स्टूडेंट इजीली पूरे सिलेबस को क्या कर पाए, कंप्लीट। तो 200 क्वेश्चन अगर इस शीट में गए हैं तो वो 200 क्वेश्चन 20,000 क्वेश्चन में से 19,800 क्वेश्चन रिजेक्ट करने के बाद 200 क्वेश्चन यहाँ पर आए। वो पीछे का एफर्ट तुम्हें नहीं दिखेगा, जो पीछे के जितने एफर्ट्स हो रहे हैं वो तुम्हें नहीं दिखेंगे, तुम्हें सिर्फ 200 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। लेकिन 19,800 को रिजेक्ट करना इतना इजी टास्क नहीं था, है ना।
हमने सिर्फ वही क्वेश्चंस रखे हैं कि इतने क्वेश्चंस करके आपके एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो भैया शीट रेस तो मस्ट है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है 1% भी कि सर ये छोड़ दूं क्या, ना ये तो है ही नहीं। इसके बाद कुछ पूछोगे तो सोचा जाएगा। तो याद रखना कि इससे पहले तुमने क्या किया डजंट मैटर फॉर मी, लेकिन एक एक WP से या सर्कुलर से बोल सकता हूं, सर्कुलर से असली फिजिक्स शुरू होती है। और ये एक वो फिजिक्स है जो बहुत बड़ा गैप क्रिएट करेगी। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, तुम अगर अपने स्कूल वाले स्टूडेंट से मिलोगे और उनसे पूछना कि भाई साहब तुझे सबसे ज्यादा टफ क्या लगता है, तो कोई मैथ्स नहीं बोलेगा, तुम्हें लगता होगा भले, ठीक है। सब कोई क्या बोलेगा, फिजिक्स। पूछ के देख लेना, अभी दिवाली पे घर जाओगे तो तुम्हारे स्कूल वाले दोस्त मिलेंगे, उनसे पूछना कि भाई साहब तेरे को सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट क्या लगता है, ठीक है। तो लगभग गारंटी दे रहा हूं 70% लोग क्या बोलेंगे, फिजिक्स लगता है। तो इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिंपल सी बात है। फिजिक्स आसान है तभी तो पढ़ा रहा हूं मैं। तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलता मुझे देख लिया करो। अगर ये टफ होता, तुम बता दो, अभी मैंने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, क्या मैंने ऐसी कोई रॉकेट साइंस लगाई या मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज किया जो तुम नहीं सोच सकते थे, या फिर मैंने ना बताया हो, बताओ ऐसा कहीं कोई यूज किया क्या, नहीं किया। तो टफ तो है ही नहीं, और अगर टफ है तो फिर हम करेंगे नहीं, क्योंकि टफ चीजें तो हम वैसे भी नहीं करते। तो सबसे सिंपल सी बात है, अपने आप से रोज बोलना शुरू कर दो कि फिजिक्स तो सबसे क्या है, आसान। और है आसान, ऐसी थोड़ी ना टाइम पास कर रहा हूं, तुम खुद ही बोलते हो या नहीं बोलते हो, ऐसा थोड़ी है कि तुम डर के बोल रहे हो क्या। जेई मेंस पूरा 100% परफेक्शन के साथ काम होगा भाई, याद रखना इस बात को। जेई मेंस पूरी दी थी, पूरी क्या, 4 तो थे, 5 ही तो बचे हैं, पूरी क्या। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा सजावट अच्छी की गई है, तो सजावट की वजह से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। 10 kg के ब्लॉक को अगर ऊपर उठाया जाए 1000 मीटर, कितना, 1000 मीटर। उम्मीद ये तो की जा सकती है ना, क्वेश्चन सबने पढ़ा हुआ है। मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये मानते हुए करता हूं कि सबको क्वेश्चन के बारे में पता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करता हूं। क्या ये मान सकता हूं मैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। 10 kg का ब्लॉक है भैया, ये रहा, 1000 मीटर ऊपर लेकर गए। क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया जब ऊपर लेकर के जाते हैं, सॉरी 1 मीटर ऊपर लेके गए, लेकिन 1000 बार लेके गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऊपर लेके जाते हैं तो मेहनत करनी पड़ रही है, नीचे लेकर के आ रहे हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ऐसा मैं बोल रहा हूँ या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। एक बात बताओ, अगर 10 kg के ब्लॉक को 1 मीटर ऊपर ले जाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, एम जी, जी की वैल्यू 10, 9.8 है क्या, ठीक है। तो भाई जी की वैल्यू कितनी, 9.8 इंटू एच, इतना वर्क एक बार ऊपर ले जाने में होगा। कितनी बार ले गए, क्या इतनी एनर्जी चाहिए तुम्हें, कहां से मिल रही है, बाहर से आया कोई देने, अपने फैट को बर्न करके मिल रही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। क्या ध्यान से देखना, जब 1 kg फैट बर्न होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी, इंटू 10⁻7। ये एक्सरसाइज तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। 1 kg में इतनी एनर्जी मिलेगी। अगर मान लो उसने यही तो पूछा कितना फैट बर्न करना पड़ेगा, तो मैंने कहा पता नहीं, एम करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। अगर m kg बर्न हुआ तो इतनी मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये वाली पूरी एनर्जी इसमें कन्वर्ट नहीं हो रही, 20% कुछ लिखा हुआ है आगे। इसका मतलब जितना यहाँ पर एनर्जी मिलती है उसका 20% इसमें कन्वर्ट होता है, तो 20% मतलब 20/100, खत्म, एम आ जाएगा। कन्वर्जन रेट, अब जैसे मैं यहाँ पर 100% एफर्ट करता हूँ लेकिन तुम्हारे 10% है, तो कितनी एफिशिएंसी हुई, 10%। अच्छा उल्टा बोल रहा हूँ, अच्छा मैं 10% करता, काश ऐसा हो जाए, फिर तो तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6। अरे ना भैया ना, वो तो देसी तरीके होते हैं। कौन से होते हैं? हम तो स्टैंडर्ड तरीका बताएंगे तुम्हें। देसी तो तब लगाते हैं जब एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन सवाल सॉल्व करना है। जैसे मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम या कोई सवाल आ गया, वैल्यू उल्टी पुट करके क्रॉस चेक कर करके निकाल रहे हैं। तो हम देसी तरीके नहीं, हम तो स्टैंडर्ड तरीका देखेंगे। क्या है स्टैंडर्ड तरीका, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ा है सभी ने? बहुत बढ़िया। ये हाइट कितनी है? 2 मीटर। कितनी है? ये कितनी है? 4 हो जाएगी, दी नहीं है लेकिन हो जाएगी क्योंकि ये एंगल कितना दिया है? 30। ठीक है भाई। ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये भी रफ है और ये भी रफ है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा हुआ है बेटा कि यहाँ भी रेस्ट पे था और यहाँ भी रेस्ट पर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा। क्या क्लियर है बात? और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एनर्जी लॉस बाय द वॉल ओवर द पार्ट पी क्यू इज एंड पी आर आर इक्वल टू ईच अदर। एनर्जी किसकी वजह से लॉस होगी? क्या फ्रिक्शन के वर्क की वजह से होगी? तो बेसिकली पता है वो क्या कहना चाह रहा है? इस पाथ पर, इस वाले पाथ पर और इस वाले पाथ पर जो किया गया वर्क है वो क्या होगा? सेम। अच्छा हाँ, इसमें एक एरर है, वो पी क्यू और आर, तो वो जो दूसरा पी आर लिखा है ना, वो पी आर नहीं होगा, क्या होगा? क्यू आर होगा। वो प्रिंटिंग एरर है, वो देख लेना। ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा? क्या लिखोगे? म्यू एम जी इंटू म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है? एम जी कॉस थीटा इंटू 4। नहीं आया समझ? ये कौन सा वर्क है? फ्रिक्शन। कौन से पाथ में? पी से क्यू में। और क्यू से आर में कितना होगा? म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। नहीं आया समझ? क्या यहाँ पे मुझे कुछ पता है क्या? नहीं पता। ना म्यू पता है ना एक्स पता है। क्या एक्स पता है क्या? वो भी निकालना है। वो भी क्या करना है? निकालना है। इक्वेशन नंबर 1। अरे हाँ, एक्स तो यहीं से आ गया ना। म्यू से म्यू क्या हो गया? ये लो सस्ता। एक्स की वैल्यू तो आ गई यहीं से। पीछे वाले सोच रहे हैं कैसे आ गई भाई। ठीक है, एक्स आ गया। अब क्या निकालना है? म्यू। म्यू के लिए क्या करो? यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बात बताओ, यहां से यहां तक ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? एम जी इंटू एच। यहां से यहां फ्रिक्शन है, यहां से यहां फ्रिक्शन ने बराबर वर्क किया है, तो सीधे मैं यहां का फ्रिक्शन का वर्क लिखता हूं कितना? म्यू एम जी इंटू एक्स, और सीधे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? बराबर खत्म। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये और ये क्या है? सेम। अलग अलग लिखो, इससे बढ़िया एक लिखो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो। एक बात बताओ जनाब, अगर एक्स की वैल्यू पता है तो म्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, तुम नोट करते हो सॉल्यूशंस? किया करो भाई, किया करो। जो क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होते उनको दोबारा घर जाके किया करो। ठीक है, करते हो? आंसर सबका यस है, वो मुझे पता है कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, 10% लोग करते हैं बस, और कभी और कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो करो भाई करो, एफर्ट्स करो। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? क्वेश्चन पढ़ के रखा करो, आगे वाले तो स्पेशली मुझे डेटा मुझे पढ़ना नहीं पड़े, मैं पीट दूंगा पकड़ के बता रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? पक्का? क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, कितने सेकंड के बाद? 10 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ इट। एक बात बताओ, मान लो 10 सेकंड के बाद स्पीड v होगी। स्पीड कितनी हो गई? v। तो बताना काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर दी है? क्या क्लियर है भाई? समझदार हो? तो यहां से देख के ऐसा लग रहा है कि जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? वी नॉट की वैल्यू कितनी है? ये कितनी हो जाएगी? 5। यहां तक कोई तकलीफ? पक्का? अब देखना फोर्स दिया हुआ है कितना? के वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन को क्या लिखूं जिससे मेरा काम हो सकता है? टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टाइम। क्या इसको dv बाई dt लिख दूं? नहीं आया समझ? क्या ध्यान से देखिएगा, माइनस के बाय एम डी टी बराबर dv बटे v स्क्वायर। यू हैव टू इंटीग्रेट द, ये कांस्टेंट है। इनिशियल स्पीड कितनी थी? बाद में कितनी हुई? इनिशियल समय कितना था? बाद में। इस पूरे में अननोन कौन है? के। क्या सॉल्व हो जाएगा? पक्का? खड़े हो तुम, लास्ट बेंच। हाँ, होमवर्क क्यों नहीं करके आए? तो फिर नोट कौन करेगा? क्या? जब मूव कर रहा है तो उस पर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक ही होगी। अभी मेंस का क्वेश्चन है, तो कौन सी मान लूं तुम बताओ? तो फिर उसके आगे उसकी चर्चा भी तो करेगा। मेंस के जब भी सवाल आते हैं तो हमेशा याद रखना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ये कोशिश मत करना कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है, अदरवाइज तो सारी क्वेश्चन क्या लगेंगे? गलत। पेपर सॉल्व हो जाएगा 20 मिनट में। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब साइड में रखें, क्योंकि मेंस के सवाल हैं तो मेंस लेवल पे ही सोचें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 8 हो गया? पक्का? कैसे किया? खड़े होके बताओ, चलो इज्जत के साथ। हाँ बताओ। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, देखो भाई स्पीड आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वर्क डन। बैठ जा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? देखो भाई, जिससे नहीं हुआ वो लोग देख ले। यू की वैल्यू क्या दी हुई है? क्या ये दी हुई है? इफ आई विल आस्क यू फोर्स, फोर्स क्या होता है? माइनस के डी यू बाय डी आर। पक्का? तो देखो के बाई टू ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। आर की पावर -2, क्या इसको डिफरेंशिएट करना आता है? तो बताओ यहां से फोर्स कितना आ रहा है? माइनस के बाय आर क्यूब। आर आएगा, क्योंकि आर की पावर -2 है ना, तो -2 + 1 आर आएगा। कितना आएगा? आर। ये तो फोर्स हो गया। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि फोर्स कहां लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। हाँ, तो क्यूब लिख दूं? ठीक है, खुश? सही है भाई? ठीक है, वंडरफुल। ठीक है, माइनस के बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये तो फोर्स है, माइनस दिखा रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके पास दो एनर्जी होंगी, एक तो पोटेंशियल और दूसरी काइनेटिक। काइनेटिक निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक निकालने का तरीका क्या है? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड के बाय आर क्यूब, जो कि किसके बराबर होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। नहीं आया समझ? तो यहां से आर ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो कितना आ जाएगा ये? आर स्क्वायर। इसको आधे से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आधे से। आधे से क्यों किया? वंडरफुल, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। क्या ये काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा? ये और ये दोनों जोड़ो, इक्वल एंड अपोजिट। काइनेटिक जितनी है उतनी पोटेंशियल है, क्या जीरो हो जाएगा? नहीं आया समझ? S1 देखो, जेई मेंस कंप्लीट हो गई ना? ठीक है, 3 निपट गई पूरी। O1 O2 जेई में। अभी S1 भी निपटने वाली है थोड़ी देर में। अरे ओ, बातचीत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया? S1 क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो बेटा, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। उसके फ्रेम में जाके स्यूडो फोर्स लगा दो। ठीक है,
हो गया बेटा? पक्का? वंडरफुल। 15 देखिएगा, देखो बातचीत तो करो मत तुम लोग, है ना, भूत बना दूंगा यहीं पे, बता रहा हूँ। कितने लोगों से हुआ? 15। ग्रेट यार, वंडरफुल यार, तुम लोग पढ़ रहे हो, इसका मतलब बहुत शानदार, बहुत सही। When the elevator is moving up at a constant speed, ये रहा एलिवेटर बेटा, 3000 kg इसका वेट दिया हुआ है, क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, यहां पर ये रही लिफ्ट, वेट सॉरी, और ये क्या है? 1000 kg। पहले तो इस बात को समझ लो कि फर्स्ट वाले पार्ट में एलिवेटर ऊपर जा रहा है, कितने से? 3 से। नीचे जा रहा है, एलिवेटर इज मूविंग डाउन, डाउनवर्ड जा रहा है, कितने से? 3 से। क्या ये बात समझ आ रही है? एक बात बताना, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर, तो क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ टेंशन जो होगी वो 3000 जी होगी? यहाँ पे टेंशन अगर टी और टी होती थी तो यहाँ 2t होती थी, क्या होती थी? तो यहाँ टेंशन कितनी होगी? नहीं आया समझ? इधर भी कितनी होगी? नहीं आया समझ? यहाँ इसके नीचे एक और रस्सी लगी हुई है, उस रस्सी में मान लो टेंशन क्या है? T2। यहाँ पे नीचे क्या लगेगा? क्या ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है? पहले ये तो बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे पावर निकालना जो मोटर डिलीवर कर रहा है। मोटर जो पावर डिलीवर कर रहा होगा उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। क्या दिखाई दे रहा है? फोर्स उस पॉइंट पे उतना ही लग रहा होगा जितना नीचे वाली रस्सी में क्या है? टेंशन। तो मैं लिखूंगा T2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। क्या ये लिखूंगा भाई? तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस वाली रस्सी की वेलोसिटी निकल आए और टेंशन, क्या काम हो जाएगा? क्या ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला फोर्स बराबर, क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर है 1500 जी, नीचे 1000 जी। बताना जल्दी से कितना आएगा? 500 जी। क्लियर है भाई? बी केयरफुल, पिघल मत जाना बेटा। इसकी वेलोसिटी 3 है तो इसकी 3 होगी क्या? 6 होगी। कितनी होगी? 6। कैसे आया, समझ आता है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेन, स्ट्रिंग कंस्ट्रेन, क्योंकि यहाँ टेंशन 2t और यहाँ टेंशन t है। 6 T2 की वैल्यू आ गई, T2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नहीं आया? अब देखना बी पार्ट, बी पार्ट में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी, बी केयरफुल। अभी बी पार्ट में बोला गया है कि इसकी वेलोसिटी किधर है? हैं? अपवर्ड। देखना ध्यान से, बी पार्ट में बोला गया है इसकी वेलोसिटी ऊपर है, कितनी है? ठीक है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हो रहा है रिटार्डेशन, ऐसा मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन। अगर रिटार्ड कर रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम या अपोजिट? तो अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे? कितना होगा? ½ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आया समझ? मान लो यहाँ पे जो टेंशन है वो है T1, कितनी है? T1। क्या तुम T1 की वैल्यू निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे फटाफट बताओ। नीचे वाला फोर्स कितना होगा? 3000 जी माइनस T2 बराबर 3000 इंटू हाफ। क्या किया, समझ में आ रहा है? ये T1, सॉरी ये क्या होगा? T1। ये समझ में आया? तो देखो यहां से तुम्हारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी, किसकी? T1। अब देखना बेटा, अगर यहाँ T1 की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे टेंशन आ गई, आ गई। तो जब आप इस ब्लॉक की बात करोगे, बी केयरफुल, यहाँ गलती होने के बहुत चांस होते हैं। अगर ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा? कितने से? 6 से जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे या ऊपर? कितना होगा, आधा या 1? नहीं आया अभी भी? अब देखना जरा ध्यान से, यहां पर ऊपर जो टेंशन फोर्स है ये कितना होगा? जितना T1 होगा या T1 का आधा होगा? नीचे क्या होगा? T2 और क्या होगा? 1000 जी। एक बात बताओ, क्या पहली इक्वेशन को सॉल्व करके T1 आ जाएगा?
अगर बेटा मेरे पास T1 की वैल्यू आ गई तो दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके T2 आ जाएगा। मेरे पास दूसरे वाले में T2 आ गया और V मुझे पता है 6, क्या दूसरे का आंसर आ जाएगा? इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करना है, लिखो इसको जिन लोगों से नहीं हुआ है। 15 का B ठंड सब पता है, कर तो रहा हूं, आराम कहां कर रहा हूं। तो ऐसे कर रहा है जैसे चद्दर डाल रखी है, बैठे हुए हैं, वाह भाई माहौल सेट करो। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ओके वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, ये क्लास नोट्स में बताया हुआ है, ये जहां पे क्रॉस लगा हुआ है बताया था। क्रॉस का मतलब क्या है? जस्ट ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या वो मैकेनिकल एनर्जी है? पार्टिकल सिर्फ उसी इलाके में पाया जाएगा जहां कौन मिलेगा उसको? मिलेगा कोई नहीं बेटा, जहां पर उसकी मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, इसके अलावा 24 हो चुका है। मैंने 24 का बी पार्ट दोबारा से करने के लिए दिया था, तुमने कर लिया था? चलिए S2 कितने थे? S2 में 2। अरे हाँ, S2 का 5th क्वेश्चन भी दिया था। जरा दिखाना भाई कहाँ किया है, निकालो नोट्स निकालो, कहाँ किया हुआ सॉल्व दिखाना, देखें तो, रगड़ना तो पड़ेगा ही। तो दिखाओ भाई दिखाओ, माहौल। जितनी तेजी से तुम नारे लगाते हो ना, ठीक है, यस सर, सब कंप्लीट, यस सर, उतनी ईमानदारी से मेहनत भी कर लो, है ना? नहीं तो नारे लगाने वाले बन जाओगे, है ना? आंदोलन करते रहोगे। क्यों हो रहा है आंदोलन पता नहीं, बस 100 रुपए मिले हैं इसलिए आंदोलन करने आ गए हैं। ठीक है, सुधरते नहीं है भाई। चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन भाई तवज्जो देना शुरू करो। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मेहनत तो सभी कर रहे हैं अपने लेवल पर, है ना? लेकिन सिर्फ मेहनत करने से जेई थोड़ी ना निकलेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने से निकलेगी। अब सबने अटेम्प्ट किया या नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन जब तक आपको जो बात बताई जा रही है या जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं या आपको कोई स्टेटमेंट बोला जा रहा है इसको अटेम्प्ट करो, और आप नहीं कर रहे हैं, तो डिफरेंस कहां से क्रिएट करोगे? डिफरेंस थोड़ा ना क्रिएट करेगा। और कोटा आकर के अगर तुम्हारी 2 लाख रैंक आती है तो इससे बढ़िया कोटा मत आते। तुम्हारा स्कूल का दोस्त जो घर बैठा हुआ है, शायद मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स को उससे कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी। बढ़िया सुबह उठता होगा, नहाता धोता होगा, बाइक उठाता होगा, घूमता होगा, मौज करता होगा, ठीक है, मस्त पार्टी वार्टी करता होगा, घूमता होगा गार्डन वार्डन में जिसके साथ घूमना हो, आराम से आता होगा, बढ़िया। ठीक है, उसके घर वालों को पता होगा ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, और ना उसके घर वालों को उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी। ऐसे हर किसी के कुछ ना कुछ दोस्त होंगे, है ना? स्कूल में ऐसे दोस्त बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो वो भी एग्जाम तो देगा ही, एग्जाम देने में क्या जा रहा है, क्योंकि उसको भी टैग तो लगाना ही है इंजीनियरिंग का, तो वो भी एग्जाम देगा, उसकी आ जाएगी 6-7 लाख रैंक। कितनी? 6-7 लाख। तो क्यों के मार देगा, कुछ सही हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, स्कूल स्कूल तो जाते ही होगा, ठीक है। तुम यहाँ पर कितनी मेहनत कर रहे हो बताओ यार, है ना? रोज क्लास आना पड़ रहा है, रोज डांट खानी पड़ रही है, कुछ तो घूसे भी खा रहे हैं, है?
ऊपर से चलो वो सब तो ठीक है, तुम तकलीफ ले रहे हो जो ले रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कितनी तकलीफ ले रहे हैं, हाँ? तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, अंधविश्वास कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और क्या है ना, उनका कितना पैसा खर्च हो रहा है तुम्हारे ऊपर, ये बात तुम्हें शायद हो सकता है रियलाइज ना हो पा रही हो, है ना, लेकिन डेफिनेटली हो रहा है। और तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके बैठे हैं, तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं, वो ये तो एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठे हैं कि तुम ये करके ले आओगे, ठीक है। और तुम्हारी अगर यही हरकतें रही कि मैंने कुछ बोला, उसको स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया, मैंने बोला कि क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करना है, तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मेहनत करते हो, रोज आते हो, तो तुम्हारी इतनी रैंक आ जाएगी। लेकिन एक बात बताऊं, कि दोनों स्टूडेंट सेम कॉलेज में पढ़ेंगे, तो जिंदगी जी लो ना यार, कम से कम वो 2 साल जिंदगी जिएगा मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, बिंदास रहेगा, ठीक है। घर वालों को भी कोई उससे उम्मीद नहीं रहेगी। तुम रोज टेंशन ले रहे हो, घर वालों को टेंशन अलग दे रहे हो, उनको एक्सपेक्टेशन अलग है, पैसा फूक रहा है सो अलग फूक रहा है, इतने एफर्ट्स लग रहे हैं, और उसके बाद तुम जेल आओगे। और जब बाद में जब सेम जगह ही पहुंचना है, हाँ ये सेम लेवल के कॉलेज में ही पढ़ते हैं, तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ ये हकीकत, ये वाला स्टूडेंट और ये वाला स्टूडेंट थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम लेवल के कॉलेजेस में ही पढ़ रहे होते हैं, है ना, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर तुम इसके लिए मेहनत करने आए हो, लीव इट ना यार, काहे काहे इतना कष्ट ले रहे हो, छोड़ दो, जिंदगी जियो। पिताजी को बोलो कुछ और करने का मन कर रहा है हमारा, वो करो, घर वालों को एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी, ठीक है, बिंदास, रिजल्ट आएगा तो जो दिल की धड़कने हैं वो ज्यादा धक धक नहीं करेंगी, क्योंकि पहले से पता होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 7 लाख नहीं आएगी तो 9 लाख आ जाएगी। लेकिन करना है तो जबरदस्त तरीके से करना है, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा डायलॉग है जो कि मैं हर सेशन में हर बार स्टूडेंट को बोलता हूं, और लगभग जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कोटा में रह रहे हैं, आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो पिछले 2 से 3 सालों में मुझसे पढ़े होंगे, ठीक है, आप उनसे पूछ लीजिएगा जा करके। एक स्टेटमेंट जो कि मैं अपनी लाइफ में भी फॉलो करता हूं, और मैं चाहता हूं कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए, या तो किसी काम को करना नहीं है, करना ही नहीं है, लीव इट, छोड़ दो। ये बीच वाली नहीं, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, 3 दिन होमवर्क किया, चौथे दिन होमवर्क नहीं किया, इंटरमीडिएट स्टेट नहीं, बीच वालों को दुनिया में कोई नहीं पूछता, ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, या तो ये लेवल या फिर ये लेवल, या तो ऊपर से टॉप करो या फिर नीचे से टॉप करो, ये बीच वाली जो सिचुएशन तुमने बना रखी है ना तामझाम करके, ये छोड़ दो, ठीक है, या तो करेंगे नहीं, और करेंगे तो विद 100% परफेक्शन के साथ करेंगे, दैट्स ऑल, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इस लाइन के साथ अगर जीवन भर चलोगे तो जिंदगी जीने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। किसी भी काम में हाथ तभी डालना जब अंदर से तुम्हें 100% अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, और अपने आप से कमिटमेंट कर पाओ कि आखिरी दम तक जब तक ये खेल खेला जाएगा मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुमसे कहां कह रहा हूं कि तुम्हारी जीत होगी, जीत या हार वो तो एक अलग चीज है, खेल में आखिरी दम तक खेलना ये सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। और यही बात तो मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि मैदान में जब उतर गए हो तो ये क्या सोच रहे हो कि जीतूंगा या हारूंगा, खेलूंगा यार, इंडिया हार गई ना उस दिन, लेकिन आखिरी दम तक कोशिश तो की ना, यही थोड़ा ना था 10 ओवर के बाद बैठ गया, नहीं अब हम नहीं खेलेंगे, चलो चलो भैया हम नहीं खेल रहे, बेइज्जती हो रही है भैया हमारी, है, कोशिश कर रहे थे, तुम भी उम्मीद लगा के देख रहे थे, 5 रुपए की चाय लेकर के वहीं खड़े हुए थे दुकान पे, कि शायद कुछ चमत्कार कर दे आज यहाँ पे मोहम्मद सामी, ठीक है, ठीक है, लेकिन आखिरी दम तक कोशिश की ना, तो यही जीवन है और क्या है, ठीक है। जब मैदान में उतर ही चुके हो तो ये क्यों सोच रहे हो कि जीत मिलेगी या हार मिलेगी, ये सोचो कि जब तक टिके हैं आखिरी बॉल तक कोशिश पूरी करेंगे, और कोशिश करोगे तो ये बता दो ये जीवन में कभी इंसान की मेहनत बर्बाद नहीं जाती, आज नहीं तो कुछ समय बाद तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा जरूर। जिसने मेहनत करी है और जिसने ईमानदारी से मेहनत करी है उसकी मेहनत कभी बर्बाद हुई नहीं है। हो सकता है वक्त लगता है, लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस तुरंत थोड़ा ना आते हैं, चेंज होने में वक्त लगता है, समय लगता है, कोई इंसान एक दिन में सक्सेसफुल थोड़ा ना बन जाता है। हमें लोगों की सक्सेसफुल कहानियां सुनकर के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन उन सक्सेसफुल कहानियों के पीछे उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है वो थोड़ा ना किसी को दिखता है, और बहुत सालों का स्ट्रगल होता है तब जाके किसी को सक्सेस मिलती है। तो मैं तो तुमसे कहां कह रहा हूं कि तुम्हारा सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तुम ये करो,
आईआईटी तो लाइफ का एक सिंपल सा फर्स्ट स्टेप है। जिंदगी तो बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, जिंदगी तो बहुत बड़ी है। तुम्हें क्या लगता है कि आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद जिंदगी खत्म, सब कुछ खत्म? अरे अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है। ये जैसे जैसे लाइफ में तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस मिलते चले जाएंगे। क्या मेरा सिलेक्शन जिस दिन हो गया था खत्म, उसके बाद मेरी लाइफ के कोई गोल नहीं रहते? क्या है नहीं, आज आज भी है। और हर दिन नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे और उनको फेस करते रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैदान में टिके हुए हैं तो दम है जब तक, तब तक पूरा खेल पूरी एनर्जी के साथ खेलेंगे। मतलब ये नहीं हो कि कल रात को जब तुम सोने जाओ तो तुम्हें अंदर से आवाज आए कि यार मैदान में बीच में छोड़ के भाग गए। और बीच में छोड़ने वाले लोग जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। वो हमेशा यही सोचते रहेंगे मैदान में खेल तो खेलना था। तो कोटा अगर आए हो और ये बहुत लक्की है, मतलब अपनी किस्मत बहुत अच्छी समझो कि हिंदुस्तान के तुम उस 1% जनता में आते हो कि तुम यहाँ तक पहुंच पाए हो। ठीक है, 99% लोग तो आपने तो शायद देखा ही नहीं होगा, आपने क्या एक्सप्लोर किया होगा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। ठीक है, 99% लोग तो पहुंच ही नहीं पाते, उनकी ख्वाहिश है तब भी। तो तुम अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझो कि तुम आज यहाँ हो। और जब कोटा आए हो तो यार खेल तो खेलना है, पूरी जी जान से खेलेंगे। ठीक है, कि नारेबाजी थोड़ा ना करने आए हैं, यहाँ पर मेहनत करेंगे आखिरी दम तक। सिलेक्शन रैंक क्या आएगी वो समय बताएगा, किस्मत बताएगी। लेकिन ये तो हो कि आज से 1.5 साल बाद जिस दिन कोटा शहर छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हें अंदर से आवाज आए कि वाकई यार मजा आ गया खेलने में। इतनी मेहनत करी, इतनी जबरदस्त मेहनत करी कि दिन रात एक कर दिया, पता नहीं क्या दिन था क्या रात थी। इतनी मेहनत करी कि अब तो जीवन में चाहे सक्सेस मिले या फेलियर मिले वो मेरे लिए मैटर करता ही नहीं है। वो थीम पता है कब आती है इंसान में? तुम तो लालची हो, पढ़ क्यों नहीं रहे? नंबर नहीं आ रहे। अच्छा, नंबर आएंगे तभी पढ़ोगे? हाँ, तो नंबर तो आएंगे नहीं, फिर कभी तुम पढ़ोगे नहीं। जब कोई खेल खेलता है तो ये नहीं सोच के उतरता मैदान में कि खेलूंगा तभी जब जीतूंगा। उसे भी पता होता है 50-50 है बेटा, जीत भी सकता है और हार भी सकता है। ठीक है, तो ये खेल है भाई जीवन का, खेलो इसको। जीवन तो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन जेई का एग्जाम खत्म हो जाएगा तुम्हारी लाइफ का मोटो खत्म हो जाएगा। जीवन तो ऐसे ही आगे नए नए चैलेंजेस देता रहेगा। घर से पहली बार बाहर निकले हो, यहाँ तक पहुंचे हो, लाइफ में और भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मिलेंगे जीवन में। लेकिन अपने एटीट्यूड को चेंज करो, ईमानदारी से मेहनत करो, मजा आएगा। जीवन वही है। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता होगा अभी कि नहीं नहीं सर जीवन तो कुछ और ही है, जीवन तो कहीं और ही है। ट्रस्ट मी, है ना, मुझसे ज्यादा थोड़ा ना जीवन तुमने एक्सप्लोर कर लिया होगा। ठीक है, जो तुम सोच रहे होगे, जो तुम ड्रीम देख रहे होगे, जो तुम्हारे शौक होंगे चाहे अच्छे या बुरे, वो शायद मैं पूरे कर चुका हूँ। शौक तो शौक होता है चाहे अच्छा हो या बुरा हो, है ना। ठीक है, ठीक है, तो मैं तो ये बता रहा हूँ जो तुम्हारे सोच होगी या जो तुम सोच सकते हो सकता है कि वो तो शायद मैं अभी तक क्या कर चुका हूँ, अचीव कर भी चुका हूँ। अब तो कुछ नए चैलेंजेस होंगे सामने और नए टारगेट्स होंगे जिनको क्या करना होगा, अचीव करना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, लाइफ में जीने का मजा तभी आता है जब लाइफ में गोल हो। क्या हो? गोल। बिना गोल के लाइफ तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है भाई। ठीक है, मैं अभी तुम्हें मतलब ब्रह्मा जी की ऐसी कृपा बरस जाए तुम्हारे ऊपर कि तुम पे बहुत पैसा आ जाए, तुम जहां घूमना चाहो तो घूमो, और तुम्हें बोल दिया जाए तुम्हारी लाइफ का कोई गोल नहीं है, जाओ ऐस करो, जो कर पा रहे हो करो, बिंदास हो, तुम्हारे पास हर चीज है जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, अलादीन का चिराग आ गया तुम्हारे पास, बस जो तुम मांगते हो तुम्हें तुरंत मिल जाता है। मुझे मालूम है तुम क्या मांगोगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या तुम्हें लगता है कि बस जीवन वही सफल? तो मैं शुरुआत में पता है 10 दिन बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा खेलने कूदने में, खूब मजा आएगा सब कुछ करने में, है ना। ठीक है, लेकिन 10, 15, 20, 30 दिन बाद, ठीक है, मान लो पूरा तुमने वर्ल्ड टूर वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया, जिस आईआईटी में जाने का मन था वहां भी घुमाए, वॉट एवर जो मन कर रहा था सब कर लिया, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ का गोल नहीं है तो पता है 30 दिन बाद तुम सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड इंसान होगे। क्योंकि 30 दिन बाद जब तुम उठोगे तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या करूं लाइफ में, आगे किस मोड़ पे जाऊं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा और फिर तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगा। लाइफ का असली मजा तो सिर्फ क्या है, एफर्ट्स करने में, नए टारगेट सेट्स करने में, अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, अपनी कमियों को सुधारने में। हर इंसान के अंदर वीकनेस है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई वीक पॉइंट है। बस अपनी गलतियों को जो देख पाए
और उनको सुधार पाए, वही तो जीवन में आगे बढ़ता है। और हम तो अपनी गलतियां देखते ही नहीं है, नारे लगाना जानते हैं बस हम लोग। करो भाई करो, एफर्ट्स करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये तो सब नोट करा ही दिया था। 10-15 मिनट ले गए नालायक। लेकिन इन सब चीजों का मतलब तभी है जब जीवन में उतार पाओ, अदरवाइज तो क्या है। जीवन तो वो भी जी रहा है जो नाले में कीड़ा बह रहा है, वो भी तो जीवन जी रहा है ना भाई। जो सड़क पे गाय भैंसे बैठी हुई हैं, वो भी तो जी रही है ना जीवन, वो भी तो जीवन है, वो भी अपने में मस्त है। ठीक है, तो सोच लो कौन सा जीवन जीना है तुम्हें। H2 क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड तो हो चुका है पे। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट। ठीक है बता रहा हूं। ये आपको ux बराबर ए एक्स क्यू सॉरी माइनस बी एक्स ये दिया हुआ है। ठीक, determine the maximum kinetic energy that the trapped particle has in its motion, express the answer in terms of। आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। क्या पूछा जा रहा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखा होगा, आपको बोला गया टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल क्या है, 0। तो इसका मतलब मुझे मैकेनिकल एनर्जी दी हुई है। क्या दी हुई है? तो ये मैकेनिकल एनर्जी का ये रहा वेरियर, अरे है या नहीं है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है ये। तो जरा ध्यान से देखना, ये जो वेरियर है पार्टिकल, इस वेरियर को तो कभी क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। कर पाएगा क्या? संभव ही नहीं है। तो ये बात तुम्हें समझ आ रही होगी, ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी वहां मैक्सिमम होगी जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी यहां मिनिमम होगी। और यहां पर तुम्हें समझ में आ रहा है डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या होगा, 0। तो पहले डी बाई डी एक्स निकालो। क्या लिखोगे, 3a एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, b बाय 3a। यहां से x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स दो जगह 0 हो रहा है, यहां भी तो 0 हो रहा है, लेकिन यहां तो पार्टिकल कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, वो इस इलाके के नीचे ही रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करूंगा, हाफ। तो एक बात बताओ, मुझे x की वैल्यू पता चल गई, क्या मैं इस x की वैल्यू पर क्या u निकाल सकता हूं? और मुझे ये पता है कि टोटल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, माइनस के पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बी एक्स माइनस ए एक्स क्यू। यहाँ से x की वैल्यू पुट करके काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हें करना चाहिए था यार, गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में। 10 भी दिया था क्या? 9 दोबारा अटेम्प्ट करो, है ना, क्योंकि 9 तो कर चुके हैं। गलती कर सकते हो तो मुझे पता है, अभी बता दूंगा क्या गलती करी होगी। 10th बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ के समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, ये एक बार आईआईटी का ही क्वेश्चन है, आईआईटी में आ चुका है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इसको स्पीड यू दिया और हमसे ये बोला जा रहा है ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, अब हमने इसको स्पीड दी है, ये आगे जा रहा है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जब वो L/8 को क्रॉस करता है उस समय उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो देखो भाई, वेलोसिटी उसकी हॉरिजॉन्टल यहां तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे तो वेलोसिटी ऐसे होगी। तो सर कब होगी? एक्चुअली मोशन किस तरीके का हो, ये किसी पॉइंट तक जाए, समझना पहले जो कहना चाह रहा है, पहले उस थीम को समझो। ये किसी पॉइंट तक पहुंचे, यहां पे मान लो स्पीड है v, स्पीड क्या है v, और इस पॉइंट पे जस्ट रस्सी क्या कर जाए, स्लैक कर जाए। मान लो ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। जैसे ही ये स्लैक करेगा, इसके बाद ये क्या करेगा,
प्रोजेक्टाइल करते हुए ऐसे आ रहा हो, और जब ये इस पॉइंट पर पहुंचे तो इस प्रोजेक्टाइल का ये क्या हो, टॉप मोस्ट पॉइंट हो। क्या हो, टॉप मोस्ट पॉइंट हो, क्योंकि आपको पता है टॉप मोस्ट पॉइंट ही वो पॉइंट होता है जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। ये है कहानी। क्या ये बात अभी समझ में आई या नहीं आई? अब देखना यहां पर आपको कुछ इक्वेशन, एक तो सिंपल सी इक्वेशन यही लगानी पड़ेगी। मान लो ये स्पीड u है और ये स्पीड क्या है, v। ठीक है, तो आप लगा सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम यहां से यहां तक। पता ना वर्क एनर्जी थ्योरम में ग्रेविटी का वर्क क्या लिखोगे, mgl 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर? दूसरी इक्वेशन, इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, जीरो। टेंशन क्या होगी, जीरो। तो एक बात बताना मुझे, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना बचा? ये सब तुमने किया हुआ है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एम जी कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर बाय आर। अरे लिखोगे या नहीं? ये आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये तो सिंपल सी इक्वेशंस हैं जो कि हम लिख ही सकते हैं। इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है उसको समझो। एक बात बताना, ये एंगल अगर थीटा है, क्या है, थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये क्या है, r/2 होगा। अगर उसकी रेंज r है, प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या है, r, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पक्का? और ये डिस्टेंस कितना दिया है? तो एक जो इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो पता है क्या है, l/8 प्लस r/2। समझ में आ रहा है? ये बराबर किसके होगा, l साइन थीटा। देखो ध्यान से, ये l है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, l साइन थीटा। r क्या है, रेंज। प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला याद है, पक्का? क्या लिखोगे, v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। इन तीन इक्वेशंस को यूज करके हमें प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व तुम्हें करना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब अगर सॉल्व ना हो तो सॉल्यूशन देख करके थोड़ी हेल्प ले लेना, और क्या बता सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी तुम आगे मेरे पास कि सर सॉल्व नहीं हो रहा, तो दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो थोड़ी ना बता पाऊंगा। ठीक, 9th दोबारा ट्राई करो, वी विल डिस्कस इन टुमारो क्लास। एससीवी में कितने थे, 4? अच्छा हाँ, रेस देना, रेस। एससीवी कल कर लेंगे भाई, समय कम बचा हुआ है। लाओ लाओ रेस दो। रेस में 3 क्वेश्चन थे ना? ठीक ठीक। रेस नंबर 45। हाँ भाई, रेस 45 में क्वेश्चन नंबर 1, किसी को डाउट, करके आए हो? क्वेश्चन नंबर 2, 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा, सी डी, पावर डिलीवर्ड बाय द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द स्लोप एंड द ब्लॉक। कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन नॉर्मल तो पावर डिलीवर करेगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, 0। तो जो भी पावर फ्रिक्शन फोर्स ने डिलीवर करी है, और फ्रिक्शन फोर्स कितनी डिलीवर करेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अगर किया होगा तभी समझ आ रहा होगा। तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स पावर डिलीवर करेगा वही आंसर किसका होगा, डी पार्ट का होगा, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल भी है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे पावर डिलीवर नहीं करेगा। और हो गए ऊपर वाले पार्ट? हाँ, तू कौन पूछा, ये लो भाई, कल करेंगे आगे इसकी जो भी चर्चा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन एससीवी के बचे हुए हैं। चलिए नोट्स निकाल लीजिए, अभी पढ़ लेते हैं, अभी समय कम बचा हुआ है।
अभी मैं ये बताने जा रहा हूं कि लास्ट छोटा सा टॉपिक है, हाउ टू चेक द फोर्सेस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। आपको एक बात तो पता ही है, क्योंकि तो उस दिन भी बताई थी, ऑल कांस्टेंट फोर्स कौन से फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है, याद है? एक और बताया था, एक और थे स्पेशल टाइप के फोर्स, ऑल सेंट्रल फोर्स, ये भी क्या है? कंजर्वेटिव। ये तो पता ही है ना। अब इसके अलावा केस नंबर 1 देखिएगा क्या है। अगर मुझे कोई फोर्स इस तरीके से दिया हो, जिसमें आई कैप के साथ जो कंपोनेंट लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये सिर्फ एक्स का फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो? एक्स का फंक्शन। ये सिर्फ किसका फंक्शन हो? वाई का। और ये सिर्फ किसका हो? जेड का। अगर ऐसा कोई फोर्स दिख गया तो हमेशा याद रखना वो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव ही होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने मान लो आपके सामने ये फोर्स लिख दिया, लाइक 3x² आई कैप प्लस 4y जे कैप प्लस 5z³ के कैप। जरा ध्यान से देखना, क्या सिर्फ x का ही फंक्शन है? क्या y का ही है? क्या z का ही है? तो गारंटी है, बिना सोचे समझे चुपचाप से बोल देना ये क्या होगा? कंजर्वेटिव। लोग कहते हैं क्यों, आपने कैसे बोल दिया कि ये कंजर्वेटिव होगा? मैंने कहा अगर मुझे इस फोर्स का वर्क निकालना है तो मुझे पाथ को जानने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल यहां से यहां तक गया, मुझे नहीं पता कि किस पाथ से गया है। कंजर्वेटिव का मतलब तो पता है ना, वर्क डन पाथ से क्या हो? इंडिपेंडेंट। या फिर इसी बात को बोलते हैं क्लोज पाथ में वर्क डन क्या हो? 0। पक्का? तो मैंने कहा ये रहा मेरा पॉइंट 1, यहाँ पे उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट है सपोज 1, 2, 3, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है सपोज 3, 4, 5। मैंने कहा एक पार्टिकल यहां से यहां गया, इसका वर्क बताओ। क्या तुम बिना पाथ जाने उसका वर्क कैलकुलेट कर सकते हो? क्या तुम्हें पाथ जानने की जरूरत है? नहीं। आप डायरेक्टली लिखोगे कि साहब वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ लिमिट लगा दो, एक्स की लिमिट 3 से वाई की लिमिट, देख पा रहे हो? जेड की लिमिट। क्या इंटीग्रेट हो जाएगा? कोई तकलीफ आएगी क्या? क्योंकि यहाँ पे वाई का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है। क्या तुम्हें ये पता है यहां से यहां कैसे गया है? अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, क्या तुम्हें पता है ये यहां से यहां कैसे गया है? मान लो एक ने कहा कि सीधा गया, एक ने कहा नहीं नहीं भाई, कोई मतलब है इस बात का? कहीं से भी गया हो, पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आया हो, अगर मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता है, क्या मैं वर्क डन निकाल लूंगा? तो इसी बात को ऐसे बोल सकता हूं कि वर्क डन तो सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, उसे पास से कोई लेना देना नहीं है। तो आज के बाद अगर कोई भी तुम्हें फोर्स ऐसा दिखाई दे जो इन टर्म्स ऑफ दिस लिखा हुआ है, तो गारंटी है वो तो कंजर्वेटिव होगा। वो तो क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा ही होगा। क्या क्लियर है ये बात? ठीक है। अब देखना केस नंबर 2। मान लो कोई भी फोर्स इस तरीके से लिखा हुआ है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। वो जरूरी नहीं है ये वाली कैटेगरी हो। अब ये मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूं चेक करने का, इसका मैथमेटिकल प्रूफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर जेई सिलेबस। जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको वहां पे वो डाइवर्जेंस वगैरह पढ़ाया जाएगा, वहां बड़ी बड़ी बातें होंगी। ठीक है? क्या है कि अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, क्या है? कंजर्वेटिव। तो जरा ध्यान से सुनना, इसका एक्स कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? एक्स को डिफ्रेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, और वाई को डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक? सिमिलरली इसी तरीके से y का z
और z का y, कितने पेयर बनेंगे? x का z और z का x। अगर ये तीनों बराबर आ गए, क्या आ गए? बराबर आ गए, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है। मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट करूंगा। फोर्स का जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें एक एक करके पकड़ते जाओ। जैसे कि x कंपोनेंट को पार्शियली डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में? y को x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली यही पेयरिंग आपको आगे करनी होगी, y को z के रिस्पेक्ट। पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है पक्का? तो y को z के रिस्पेक्ट में और z को y के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से यहाँ तीन पेयर बनेंगे, तीनों को डिफरेंशिएट करो, और अगर ये तीनों इक्वलिटी एक साथ होल्ड हो गई, ये भी बात ध्यान रखना, तीनों अगर ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि वो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। मैंने उस समय ये इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि जब तक मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया था, अब मैं पढ़ा चुका हूं आपको। इंटरेस्टिंग बात, अगर ये वाला टर्म है ही नहीं, मान लो फोर्स में ये दो ही कंपोनेंट है, तो कितने पेयर बनेंगे? एक ही बनेगा। यही वाला तो बनेगा सिर्फ, ये वाला और ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि z कंपोनेंट क्या होगा? 0। तो लगभग 90% सवाल जो आपको मिलेंगे उसमें जनरली आपको ऐसे फोर्सेस ज्यादा देखने को मिलेंगे जो फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, या हम कह सकते हैं फोर्स एक्स वाई प्लेन में लग रहा हो। किस में लग रहा हो? एक्स वाई प्लेन में। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन का ए पार्ट, मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा ये लिखा हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। क्या लिखा है? वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। मैंने आपसे पूछा कि बताओ, ये तो समझ आ रहा है केस नंबर 1 तो नहीं है ना ये? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2? एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है? तो ये तो नहीं है, तो एकदम से देख के पिघला मत जाना, नहीं है नहीं है नहीं है। नाउ वी विल अप्लाई दिस वन मेथड। क्या करेंगे? इसके y कंपोनेंट को, किसको? y कंपोनेंट को। देखना, मैं y कंपोनेंट को, सॉरी x कंपोनेंट कितना है? y। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? y के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? और x को, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? कितना आया? पक्का? अब देखो, इसको डिफरेंशिएट करो, y कंपोनेंट कितना है? x। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये भी क्या आ रहा है? कंजर्वेटिव है या नहीं है? पक्का? तो इसका मतलब ये फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है। अगर यहां बीच में माइनस लगा होता, क्या लगा होता? माइनस। क्या लिखा होता? वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, तो वो कंजर्वेटिव नहीं होता। क्यों? गलती ये मत कर देना, कुछ दिन बाद पिघल जाओगे तुम। यहाँ वाई लिखा हुआ है तो लोग सोचते हैं ये तो वाई कंपोनेंट है। ये वाई कंपोनेंट है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट वाई के बराबर है, और ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स या वाई? ये पता कैसे चला? क्या बात है, नोट कर लो इसे फटाफट। अब 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, तुम जल्दी से निकालना, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बन गए? अब तो मुझे तुम्हारे यस में भी झूठ फील होने लगा है। कितने लोगों के बन गए हैं? और ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? मूड नहीं हो रहा क्या तुम्हारा? जलेबी बना दूंगा बेटा। लगता है पता नहीं है तुम्हें भाई के बारे में, थोड़ा पता करो, पूछो थोड़ा, बताएंगे तुम्हें तुम्हारे सीनियर। नालायक। शुभारंभ तो हो ही चुका है, अब देखना भाई साहब। अब तैयार रहो तुम, दिवाली के बाद आओ ना तो थोड़ी बॉडी मजबूत करके आना तुम, ठीक है? सवाल सॉल्व करो।
बताओ कंजर्वेटिव है या नहीं है? अगर ये हो जाए तो ये सॉल्व करने लग जाना। करो करो जल्दी करो, बताओ जल्दी से। पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है? क्या कह रहे हो, बस वही आता है? कौन है ये? यही लंगूर बना के ना तुम्हें नाच करवाएंगे बेटा, और ये सब पैसे फेंकेंगे। क्या लग रहा है, हो गया क्या? क्या कर रहे हैं? एक्स कंपोनेंट कितना है? क्या इसको एक्स के रिस्पेक्ट में है, वाई के रिस्पेक्ट में? तो अपन को पता वाई को इज्जत दे रहे हैं, तो एक्स क्या आ जाएगा बाहर, एक्स बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं आया समझ? सिमिलरली इसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, वाई कंपोनेंट को एक्स के रिस्पेक्ट में। अरे गरीबो आ रहा है तो ध्यान से देखना, क्या कौन बाहर आएगा, वाई या एक्स? और एक्स स्क्वायर का, अरे तेरी ये तो बराबर आ गए। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? हाँ, वंडरफुल। ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। पीछे वाले तो सोच रहे हैं पहला और दूसरा सेम है क्वेश्चन, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? क्या है डिफरेंस? एक्सप्रेशन ही अलग है, सेम क्या है ये पूछो तुम तो। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई बटे वाई या एक्स, पक्का? वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स स्क्वायर बाहर, वाई का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से एक्स वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। क्या बराबर आ रहे हैं क्या इस केस में? बराबर है नहीं? तो कंजर्वेटिव बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव? ये कहानी, ठीक है, याद रहेगा। ओके वंडरफुल। वैसे तो इन सारी चीजों को डिटर्मिनेंट में भी, डिटर्मिनेंट पढ़ा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखना, आई जे के, ठीक, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, या एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, इसको क्या कर दो, जीरो। डिटर्मिनेंट को ओपन करो, क्या करो, ओपन, और उसको जीरो करो, तो इंडिविजुअल तीनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, जीरो। ओपन करना आता है? ये इसी को ऐसे लिखा है, देखना जरा ध्यान से। आई वाला देखेंगे तो ये वाला रो और कॉलम गया, ये इंटो ये, आएगा या नहीं आएगा? वो भी जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। इसमें देखोगे, देखना आराम से घर पे, मतलब इन तीनों को मिक्स करके इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये बोला जाता है ये कर्ल होता है, नहीं कुछ नहीं होता। तुम्हें तो बस ये याद रखना है, डिटर्मिनेंट को क्या करना है, जीरो। कंट्रोल कंट्रोल। चलो, इसी के साथ चैप्टर की क्या हो चुकी है, समाप्ति हो चुकी है, दी एंड। तुम्हारी तरफ से कब हो जाएगा, आज हो जाएगा पक्का? कॉपी साथ में लेके आया करो बेटा, जिसमें होमवर्क करते हो। अब मैं समझ गया तुम, अब तक तो तुमने मेरा आज विश्वास तोड़ दिया है झूठ बोल बोल करके। चलिए, एक दो पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है? कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया तो कराएंगे, ठीक है? दो पेज छोड़ दो, ठीक है? वो हर चैप्टर के बाद छोड़ दिया करो, है ना?
वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, सेंटर ऑफ मास, फिर आगे आता है मोमेंटम एंड कोलिजन। अभी तो हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। आलसी लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म में इसकी क्या, COM, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया फिजिक्स का। ठीक है, जिस तरीके से WP इंपॉर्टेंट था उसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आसान बहुत है, आसान बहुत है। ठीक, WP तुम्हें आसान लगा? ये उससे भी ज्यादा आसान है। अब कितना आसान हो सकता है तुम खुद ही सोच सकते हो। जब WP इतना आसान है और ये उससे भी ज्यादा आसान है, बस टर्म्स एंड कंडीशंस है। जिस सीक्वेंस में जैसे पढ़ाया जाए वैसे अगर आपने पढ़ा तो, रोज होमवर्क किया, जो स्टेटमेंट बताए गए उनको अच्छे से लिखा, घर जाके याद किया, रेगुलरली क्लास में डिस्कशन को ध्यान से सुना, तो बहुत आसान है। और अदरवाइज तो ये सबके लिए कोई भी चैप्टर हो वो टफ ही है फिर तो, है ना। इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इंटरेस्टिंग बात इससे भी ज्यादा ये है कि इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो आगे अगला जो चैप्टर आएगा वहां पे उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इवन 11th में ही नहीं, जब आप 12th में मूव करेंगे तो वहां पे भी आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर की बहुत सारी एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं 11th के कुछ गिने चुने चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारी मैकेनिक्स को कंप्लीट करते हैं या हमारी मैकेनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं, उसमें से ये चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर लगभग 14 से 15 लेक्चर का है, जिसमें से कुछ लेक्चर तो अभी हम दिवाली से पहले कवर करेंगे और फिर उसके बाद आगे दिवाली के बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ज्यादा फालतू की बात करने की बजाय सीधे काम की बात पे आते हैं। जैसे नाम सुनते हैं सेंटर ऑफ मास, तो हमें ये लगता है ये बॉडी का सेंटर होगा, एकदम से फील तो ऐसी आती है। अगर हमने जीवन में पहले कभी कुछ भी नहीं सुना है और हमसे कोई पूछ ले कि बेटा सेंटर ऑफ मास क्या है, तो हमें लगता है ये बॉडी का क्या है, सेंटर है। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा जरूरी नहीं है कि क्या हो, सही हो। फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन किया गया है या फिजिक्स के लिए सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है, उसे हमें समझना यहाँ पे क्या है, ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। देखिएगा, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, इससे पहले कि आपने जो भी फिजिक्स पढ़ी है वो किसी एक पार्टिकल के लिए पढ़ी है। जैसे कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है m मास का। पार्टिकल का मतलब होता है जिसके डायमेंशंस बहुत छोटे हैं। ठीक है, एक m मास का पार्टिकल है और आपने ये पढ़ा है कि अगर आप इसे v वेलोसिटी से फेंकते हैं, किससे फेंकते हैं, v वेलोसिटी से, तो ये कैसा मोशन करता है बेटा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आता है और यहाँ पे गिरता है, इस तरीके का मोशन होता है। तो ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई टफेस्ट मोशन नहीं है, एक सिंपल सा मोशन हुआ। ठीक है, अच्छा लगा देख करके। लेकिन अगर इस पार्टिकल की जगह जितना इस पार्टिकल का मास है उतना ही मास की मेरे पास सपोज ये रॉड है, क्या देख पा रहे हैं, और मान लो इस रॉड का मास भी कितना है, m, जितना किसका था, पार्टिकल का। जिस वेलोसिटी से इसको फेंका है और जिस एंगल पे इसको फेंका है, उसी एंगल और उसी वेलोसिटी से अगर मैं अभी इस रॉड को फेंक दूं, किसको फेंक दूं, रॉड, रॉड को मैं पार्टिकल तो नहीं बोल सकता, इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बॉडी है ये बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। तो अगर मैं इसको यहां से फेंक दूं, जैसे ये फेंका बिल्कुल वैसे ही फेंकूंगा, उतनी ही वेलोसिटी से उतने ही एंगल पर। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ये लो फेंक दिया। ठीक है, वापस फेंको। तो जरा ध्यान से देखना इसके मोशन को, उसको देखते रहो, किसको, इसके मार्कर के मोशन को देखो, डाइव लगवाओ, इसके मोशन को अगर ऑब्जर्व करो, किसके मोशन को, मार्कर के किसी भी एक पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करो, तो तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम इस रॉड या मार्कर के मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो देखिएगा ध्यान से, जब यहां से फेंका गया तो ये ऐसे थी रॉड, ठीक,
ऑब्वियस सी बात है, ऐसे घूमते फिरते बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा मोशन हो रहा है ना, ऐसे 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 पैसे कैसे, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मोशन। ठीक है, मान लो ये रहा मेरा पॉइंट ए, क्या है ए, अब ये यहां पे था, अब ए यहां पर है, अब ए यहां पर है, अब ए यहां पर है, मान लो ये यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, ये फिर यहां पहुंच गया। ये ए इस मार्कर का टॉप मोस्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? टॉप मोस्ट पॉइंट। जब मैं ए के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये मोशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, और अब तक की जो मैंने फिजिक्स पढ़ी है ना, उसमें मैंने ऐसे किसी भी मोशन के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है भाई? मैंने तो भैया बहुत सिंपल सिंपल मोशन पढ़े थे भाई, में तेल निकल गया। स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, इतने ही नहीं झेल पाए। और अगर मैं पूछूं बेटा इस मोशन की डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे किसी जनरल टाइम टी पर पार्टिकल ए की पोजीशन और एक्सेलरेशन निकालना, क्या लगता है इस जन्म में कर पाओगे? या एक पार्टिकल को ड्रॉप करके उसकी वेलोसिटी पूछ लो, बाह में तेल निकल जाता है भाई। तो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर अस कि हम इसके मोशन की डिटेल्ड में स्टडी कर पाए, क्योंकि ये कोई बहुत सिंपल सा मोशन नहीं है भैया। ये तो पता नहीं क्या जलेबी वलेबी सा बना रहा है भाई, यूं घूमते हुए आगे बढ़ रहा है ना। ये तो संकट है, ये तो क्या है? संकट है। मतलब हम सिर्फ पार्टिकल के लिए फिजिक्स पढ़ सकते हैं क्या? है ना, ऐसा तो नहीं है ना। हमें ऑब्वियस सी बात है, जब हम आगे जाकर के रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां तो बड़ी बड़ी चीजों को घुमाएंगे, टायर को घुमा रहे होंगे, पंखे को घुमा रहे होंगे, और हमने अब तक की जो फिजिक्स पढ़ी है वो पार्टिकल के लिए थी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात यह है, जो हमारा फिजिक्स में और इंटरेस्ट डेवलप करता है, जो हमारी फिजिक्स को और आसान बनाता है, कि इस रॉड के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होगा, कोई ना कोई एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होगा, उस पॉइंट का मोशन बिल्कुल वैसा ही हो रहा होगा जैसा इस पार्टिकल का हो रहा था। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस रॉड पर कोई पॉइंट होगा, वो पॉइंट कहां होगा आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक पॉइंट है जो बहुत सिंपलेस्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? सिंपलेस्ट मोशन। और इसका मोशन बिल्कुल वैसा ही है, अंडर द सेम फोर्सेस, जैसा किसका था? पार्टिकल का। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किताबों में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो भाई ने बताया वही क्या है? सही डेफिनेशन है। क्या समझ में आया? एक पॉइंट है जो बहुत सिंपलेस्ट मोशन क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। और सिंपल सी बात मैं अगर आपसे करूं, आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ी हुई है, आप उसके हिसाब से क्या लिखते हैं? नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर m इंटू ए लिखते हैं। लेकिन आज अगर इस रॉड के अलग अलग पार्टिकल की बात करूं, तो क्या अलग अलग पार्टिकल का सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि एक सिंपलेस्ट मोशन नहीं भैया, वो घूम भी रहा है, चल भी रहा है। अरे चल रहा है या नहीं चल रहा? each and every particle may have a different acceleration, may have a different path, may have a different trajectory. तो सर एक्सटर्नल फोर्स बराबर जब आप m इंटू ए लिख रहे हैं, तो ये a किसका होगा? ये a आज के बाद याद रखना किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का होगा। इसको मैं आगे जाकर के प्रूव भी करूंगा। सिंपल सी बात है, हम जब बोलते हैं, देखो सिंपलेस्ट डेफिनेशन, जब मैं f एक्सटर्नल बराबर m इंटू ए लिख रहा हूं, तो उसमें ये a जिस पॉइंट का है वही पॉइंट क्या है तुम्हारे लिए? सेंटर ऑफ मास है। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो बहुत ही सिंपलेस्ट सा मोशन परफॉर्म करता है, और वो बिल्कुल वैसा ही मोशन परफॉर्म करता है जैसा कि कोई सेम मास का एक पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा हो। क्या ये बात समझ आ रही है? हमारे लिए इंडिविजुअल हर पार्टिकल की डिटेल्ड एनालिसिस कर पाना हमारे स्कोप से क्या है? बाहर है। तो हमने ऐसा कोई एक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करी जो हमारे स्कोप के अंदर था, और वो कौन सा पॉइंट मिला? हाँ, ये एक एग्जांपल है सिंपल सा। इसी तरीके के हम बहुत सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं। उन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 2, मान लो एक रॉड है, इसका मास है m। ये रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। कौन सी सरफेस पे बेटा? और ये सरफेस जो है वो स्मूथ है। कैसी है? स्मूथ
स्मूथ का मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन क्या है? 0। मैंने क्या किया, इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू किया इस तरीके से F। तो जैसे मैं, ऑब्वियस सी बात है, एक रॉड अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है और मैं अगर उस पर फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कहां जाएगा? आगे की तरफ मूव करेगी। लेकिन इस रॉड का ओरिएंटेशन भी चेंज होगा। क्या रॉड पे जैसी फोर्स लगा, फील से समझ में आ रहा हो कि ऐसी सीधी चली जाएगी? नहीं जाएगी ना, थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू करेगी या नहीं करेगी? तो इस रॉड का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा होगा। ये फोटो लिया तुमने t बराबर 0, कब लिया? थोड़ी देर बाद आपने दोबारा फोटो लेने की कोशिश करी तो देखा कि आपकी जो रॉड है वो रॉड थोड़ा सा इस सरफेस पे सारा काम चल रहा है। कौन सी सरफेस पे? ये कुछ ऐसे हो चुकी है, फोर्स अभी भी लग रहा है दन दनादन। ये आपने फोटो कब लिया है? मान लो किसी और टाइम पे लिया, t बराबर 1 सेकंड पे। कब लिया? 1 सेकंड पे। थोड़ी देर बाद दोबारा से आपने फोटो लिया तो देखा ये रोड ऐसे घूमती जा रही है। क्या फील आ रही है तुम्हें? फोर्स अभी भी लग रहा है F। अगर आप ध्यान से देखो, हर पॉइंट का मोशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। अगर इस वाले पॉइंट को देखोगे तो ये आगे भी जा रहा है लेकिन इस तरीके से पीछे भी घूम रहा है। अरे घूम रहा है या नहीं घूम रहा? ऊपर वाला पॉइंट आगे भी जा रहा है लेकिन इस तरीके से धीरे धीरे घूम भी रहा है। लेकिन मस्ट बी देयर विल बी अ पॉइंट which is performing a very simplest motion, जैसा कि सेम मास का एक पार्टिकल कर रहा होता। जनाब मान लो इस रॉड का मास कितना है? कितना है? अगर मान लो मैं सेम मास का एक पार्टिकल ले आऊं, क्या ले आऊं, और अगर मैं इस पे फोर्स F लगा दूं, जितना इस पे लगाया उतना ही इस पे लगा दूं, समझदार हो? अरे हो या नहीं? अच्छा अब डाउट होने लग गया है। अगर इस पे फोर्स F लगा दूं, इसका मोशन कैसा होगा? बता पाओगे? क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा? अरे पक्का जा रहा होगा। और एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? देखो क्या मैंने, एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? A। वाह, ये तो वही बात हो गई। कहां से हो? इंडिया से हैं सर। वो तो शकल से ही लग रहे हो तुम। एक्सेलरेशन कितना होगा? A, जिसकी वैल्यू क्या होगी? F/m। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सेम मास का पार्टिकल का जैसा मोशन हुआ है, कसम से एक पॉइंट ऐसा होगा जो बिल्कुल ऐसा ही मोशन परफॉर्म कर रहा होगा जैसा कौन कर रहा है? पार्टिकल कर रहा है। और वो पॉइंट कहां होगा? आई डोंट नो, लेकिन जहां भी हो, वो पॉइंट जहां भी होगा वही पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। और अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, ऐसे चल रहा होगा जैसे एक पार्टिकल चल रहा है। और गारंटी ऐसी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या सभी पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा? अरे बेटा, सबका अगर एक्सेलरेशन सेम होता तो सबका पाथ भी तो सेम होता। क्या हर पॉइंट क्या सेम डिस्प्लेस हुआ है? सबने दगाबाजी करी है। देखो तुम, ये कहां भाग गया, इतना आगे, ये इतना, ये इतना। क्या सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है, अलग अलग है? अगर तुम कहते हो सबका एक्सेलरेशन सेम है और सब रेस्ट से शुरू हुए तो सबका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए था? सेम। तो इतना तो गारंटी से बोल सकता हूं सबका एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका एक्सेलरेशन वही होगा जो सेम मास के एक पार्टिकल का होता है। टूट मत जाइए, ठीक है? बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है? क्या मेरी बात समझ आई या नहीं आई? उसी पॉइंट को, ऐसा नहीं है ये थप्पा नहीं लगा होता, सेंटर ऑफ मास, इट्स एन इमेजिनरी पॉइंट। क्या बोला? इमेजिनरी पॉइंट। कोई एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। इंटरेस्टिंग बात, सर आप इसी पॉइंट पे क्यों फोकस कर रहे हो? इन सब के साथ क्यों ना इंसाफी की जा रही है? क्योंकि यही वो पॉइंट है जो मेरे स्कोप के अंदर है, जिसकी फिजिक्स मुझे आती है। आस पड़ोस वालों की तो फिजिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे नहीं आती। तो ऑब्वियस सी बात है मैं उस पर फोकस करूंगा जो मेरे लिए आसान है। क्या ये बात समझ आई? इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो तुमने जीवन में देखे हैं। क्या साइकिल के टायर को देखे हो? हाँ सर बहुत देखे हैं, पंचर यही जोड़े हैं। साइकिल का टायर ये रहा। जब साइकिल का टायर इस तरीके से चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है, क्या देखा है बेटा? एग्जाम्पल नंबर 3, उस टायर को अगर आप ध्यान से देखिएगा, मान लो आपने फोर्स लगाया और ये टायर आगे बढ़ रहा है, ठीक है? टायर थोड़ा छोटा बना दिया, गरीबी है थोड़ी सी, ठीक है?
अच्छा वहां चला गया मार्कर, वही सोच रहा कहाँ गया ब्लू। ये टायर आगे बढ़ रहा है, मैं कहूं बेटा इसकी एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब क्या है? फोर्स एनालिसिस, वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन। जरा इसका पाथ देखना, इसका पाथ कैसा है? ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा। तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा होगा सर ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल नहीं है। दुनिया का हर ये कर्व क्या पैराबोला ही होता है क्या? तो उसी तरीके से ये साइक्लॉइडल मोशन है। कौन सा मोशन है? साइक्लॉइडल मोशन है। कभी नाम सुने हो? नहीं सुने, कोई सुनने की जरूरत भी नहीं है बस। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो बिल्कुल गरीबों वाला मोशन कर रहा है, जो तुम्हारे काम का है। कौन सा पॉइंट है? सेंटर। एक इमेजिनरी पॉइंट है जो बिल्कुल किस में चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्या ये बात समझ आई? फाइनली जनाब कंक्लूड करने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। काम की बात, मुद्दे की बात, जो हमारे लिए जरूरी है। सेंटर ऑफ मास किसी भी गिवन बॉडी के लिए एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसका एक्सेलरेशन उतना ही होता है जितना कि सेम मास के पार्टिकल का होता है। और सेंटर ऑफ मास परफॉर्म्स अ वेरी सिंपलेस्ट मोशन। क्या परफॉर्म करता है? सिंपलेस्ट मोशन। कुछ दिन बाद लोग सस्ती सस्ती किताबों से पढ़ के आएंगे और फिर कहेंगे क्या मैं सर पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूं? इस तरीके की बकवास स्टेटमेंट मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास पे पूरी रॉड को पिघला के रख दो। ऐसा नहीं है। कुछ केस में रख सकते भी होंगे, पता नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पिघलाने विघलाने की कोई जरूरत नहीं है। नोट डाउन दिस। हाँ अबे ये तो लिख लो, डेफिनेशन लिखवा देंगे, काहे परेशान हो रहे हो तुम? जल्दी लिखो जल्दी। डायग्राम बना लो, लिखना क्या है? इतनी मार पड़ेगी ना, यही नागिन डांस करोगे और ये सब बीन बजा रहे होंगे रूमाल लेकर के। जरूरी नहीं है, मैंने कहा बोला सेंटर में होगा? क्या मैंने ये बोला कि ये पॉइंट रॉड के सेंटर पर है? ऐसा मैंने बोला क्या भाई? पक्का? मैंने बोला कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता, कहीं भी हो सकता। ऑनलाइन वाले तो शुरू भी कर दिए नागिन डांस, सांप बना बना के भेज रहे हैं। डेफिनेशन लिखिएगा, छाप रहे हो? जल्दी छापो जल्दी, समय हो चुका है दूसरी क्लास का। मतलब मेरी, तुम्हारी भी है? झूठ बोलते ना, किस्मत अच्छी है तुम्हारी बेटा। आज अगर क्लास नहीं होती 8 बजे छोड़ता मैं। क्या? कल ऑर्गेनिक की क्लास हुई थी? है? मतलब तुम फ्री हो गए थे 6:30 बजे ही? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें फ्री है। कैसे फ्री रह गए यार, ये कैसे हो गया यार? मतलब धोखा हो गया, पहले ही बता देते मैं यहीं बैठा रहता। लिखो, स्टेटमेंट लिखो। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, it is an imaginary point on a extended body. It is an imaginary point on a extended body or the system of particles, or the system of particles that will perform the that will perform the same motion that will perform the same motion
as a particle of the same mass, as a particle of same mass on the application of the same force, on the application of the same force. Next point. If we apply the force F, if we apply the force F on an object, then every point on the object, then every point on an object can translate, vibrate or rotate. Then every point on an object can translate, vibrate or rotate. But there will be a one point, but there will be a one point which will perform the simple motion, which will perform the simple motion, and that point is known as, the center of mass, and that point is known as the center of mass. देखना, वही पढ़ लेना, वही लिखवाया गया जो समझाया था, देख लो, पढ़ के देख लो एक बार। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पे दो सिस्टम के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। हम जनरली कैलकुलेशन दो अलग अलग सिस्टम के लिए करते हैं। एक होता है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मतलब क्या है जनाब? इसका मतलब यह है कि मान लो मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सर कितने हैं? हैं, ठीक ठाक है, 4-5 होंगे मान लो, और भी हो सकते हैं। ये रहा मेरा एक सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन इन पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है ये फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट है। अगर सेपरेशन फाइनाइट है तो तुम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। कर पाओगे कि नहीं? अभी कितने दिख रहे हैं? 4। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो लेकिन उन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट हो, जिससे कि मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर पाऊं, उनको डिस्क्रीट बोला जाता है। नाम से भी समझ आ रहा होगा, डिस्क्रीट, अलग अलग। ये आपकी रेस नंबर 00 में एक क्वेश्चन आया था। कोई बात नहीं, तुमने तो करी नहीं होगी, है ना। एक और सिस्टम होता है जो होता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का मतलब क्या है कि उस सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल है? मैं कहूंगा अनगिनत, फिर भी कुछ तो होंगे। मैंने कहा उतने जितने तुम्हारे सर पर बाल है। क्या कह रहे हो? हमारे तो है ही नहीं, वो बात अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके सामने इस समय डस्टर है, क्या दिखाई दे रहा है? ये अगर कोई आपसे पूछे ये कैसा सिस्टम है, तो मैं आपसे अगर पहला सवाल ये पूछूं इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, क्या तुम उन पार्टिकल्स को काउंट कर पाओगे? क्या इन पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन इतना फाइनाइट है कि तुम देख पाओ उनको दूर दूर है? नहीं। तो इस तरीके की कोई भी बॉडी जिसमें पार्टिकल हो तो बहुत सारे, लेकिन वो इतने क्लोज हैं, इस तरीके से बाउंडेड है कि आप इंडिविजुअल हर पार्टिकल को काउंट नहीं कर सकते, इस तरीके की किसी भी बॉडी को क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बोला जाता है। मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं लाइक दिस, बीच में मसाला भरा हुआ है, वो वाला नहीं है बेटा जो तुम सोच रहे हो। खुश एकदम हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे पहले किसकी? डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की, और फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी? कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की।
क्या क्लियर है भाई? तो अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। बिल्कुल। एससीवी देना, बातचीत नहीं बेटा, ठीक है। एससीवी में कुछ सॉल्व एग्जांपल्स मैंने पहले दिए हुए थे। अब जितने भी रिमेनिंग सॉल्व एग्जांपल्स हैं अप टू द 14 क्वेश्चन है टोटल, जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं लिखें जल्दी से होमवर्क। एससीवी सॉल्व एग्जांपल्स कंप्लीट करने हैं बेटा, करते हो ये सॉल्व एग्जांपल? क्या कह रहे हो, ये तो सॉल्व लेंस में क्या सॉल्व करेंगे? यस सर, पतंग बना देंगे, यही बता रहे हैं तुम्हें। ठीक, इसके बाद एससीवी में ओवन, ओवन मतलब समझ गए, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2, क्या समझ पा रहे हो? शीट शांत। एससीवी अगर जिन लोगों ने सॉल्व नहीं करी है प्लीज उसको जल्दी से निपटा लेना है ना, एससीवी इंपॉर्टेंट है इसकी। इसके अलावा आपने शीट देखी है क्या? शीट में आगे कुछ सॉल्व एग्जांपल होते हैं, शीट के सारे सॉल्व एग्जांपल। हाँ इलेक्ट्रेशन ही बोलते हैं, एक अंग्रेजी का वर्ड आता है बस, देख रहे हैं यहाँ पे नालायक, पतंग बना देंगे बता रहे हैं। इलेक्ट्रेशन जे एडवांस में 7 तक हो गए, जे एडवांस जितनी भी रिमेनिंग है क्या कर लेना, कंप्लीट। पर ज्यादा नहीं दे रहा हूं, इतना ही दे रहा हूं, है ना? हो पाएगा पक्का? तो चलिए कल मुलाकात होगी फिर। और सुनो बेटा, टेस्ट है तुम्हारा एसीटी, पता है ना? सर्कुलर रिवाइज कर लेना, भर भर के सवाल आएंगे, मैंने पहले बता दिया तुम्हें। सर्कुलर मोशन पूरा रिवाइज कर लो अपना। सर इस चीज में से जो हम लोग ने किया था तो सर हम लोग ने बोला था कि ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो पाथ पे डिपेंड करेगा, इस समय हम लोग ने